हेलो एवरीवन। हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग सेक्शन 12 स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 12 डील करता है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग। सेक्शन 12 fact showing the existence of any state of mind such as intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will or goodwill towards any particular person or showing the existence of any state of body or bodily feeling are relevant when the existence of any such state of mind or body or bodily feeling is in issue or relevant। तो सेक्शन 12 बात करता है स्टेट ऑफ माइंड की। स्टेट ऑफ माइंड कब रेलेवेंट होगा? जब स्टेट ऑफ माइंड फैक्ट इन इशू में होगा या फिर रेलेवेंट फैक्ट होगा फैक्ट इन इशू का। स्टेट ऑफ माइंड में इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस जैसी फैक्ट्स आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब किसी पर्सन की डेथ कॉज होती है और किसी पर्सन को अक्यूज़ड किया जाता है कि उसने डेथ कॉज करी है, तो जो प्रोसिक्यूशन होता है वो क्या प्रूफ करता है कि इस पर्सन की इंटेंशन थी कि इसने डेथ कॉज करी, इसलिए इसने मर्डर किया है। तो ये जो इंटेंशन का एविडेंस दिया जा रहा है, जो उसके एक्ट से इंटेंशन के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी इंटेंशन थी, वो इंटेंशन स्टेट ऑफ माइंड हो जाएगा उसका, कि वो इस मंशा से सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज करना चाहता था, वो मर्डर करना चाहता था। तो वैसे ही जहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड फैक्ट एंड इशू में होगा कि वो एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है या फिर रेलेवेंट फैक्ट है, तो उस स्टेट ऑफ माइंड को प्रूफ करने के लिए पर्सन की इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल और गुडविल का एविडेंस दिया जा सकेगा एनी पर्टिकुलर पर्सन के लिए। ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, जैसे किसी पर्सन का इंटेंशन होना, किसी पर्सन का नॉलेज होना, ये उस पर्सन के माइंड में है, ये पता कैसे चलेगा? तो ये उसके एक्ट से पता चलेगा कि उसका क्या इंटेंशन हो सकता है। जैसे कोई पर्सन है जो रैशनली ड्राइव कर रहा है किसी क्राउडेड जगह पर, तो ये उसका एक्ट है जो उसकी रैशनेस दिखा रहा है, ये उसका एक्ट है जो उसकी नेग्लिजेंस दिखा रहा है, जिससे हम बोल सकते हैं हाँ कि इसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो नेग्लिजेंट है। तो ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ये भी कैसे ही पता चलेगा? ये पर्सन के एक्ट से ही पता चलेगा। दूसरा है, दूसरे पार्ट में ये कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ बॉडी या फिर बॉडीली फीलिंग है, इस चीज़ का भी एविडेंस दिया जा सकता है कि एक पर्सन क्या फील कर रहा है, क्या बॉडीली फीलिंग है, उस चीज़ का एविडेंस इसमें दिया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए की डेथ होने के 3 दिन पहले ए ने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा और उसमें अपनी हेल्थ के बारे में उसने अपने फ्रेंड को बताया। तो वो जो उसने बॉडीली फीलिंग बताई, जब वो बॉडीली फीलिंग एग्जिस्ट कर रही थी एक लेटर के माध्यम से अपने दोस्त को, तो वो बॉडीली फीलिंग क्या हो जाएगी? रेलेवेंट हो जाएगी और उसका एविडेंस दिया जा सकेगा सेक्शन 14 के अंदर। पर जो स्टेटमेंट बॉडीली फीलिंग दिखा रहे हैं वो उसी समय होने चाहिए जिस समय वो बॉडीली फीलिंग एग्जिस्ट कर रही है। इसीलिए जो लेटर ए के द्वारा लिखा गया अपने दोस्त को और वो बता रहा था कि उसकी बॉडीली फीलिंग क्या है, उसकी हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं, वो इसीलिए रेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि जब उसने वो लेटर लिखा तब उसके वो बॉडी फीलिंग जो था वो एग्जिस्ट कर रहा था। Explanation 1. A fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of mind exists not generally but in reference to a particular matter in question। तो जब कभी किसी का एविडेंस दिया जाएगा स्टेट ऑफ माइंड बताने के लिए, तो वो स्टेट ऑफ माइंड जनरली नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर मैटर जो है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है ए जिसे अक्यूज़ड किया गया है कि उसने बी की डेथ कॉज करी है और इस बात का एविडेंस दिया जाता है कि वो जनरली क्या करता है? फायरिंग करता रहता है।
तो ये रेलेवेंट नहीं होगा। लेकिन अगर इस बात का एविडेंस दिया जाता है कि ए पहले भी बी की तरफ फायरिंग करने की कोशिश कर चुका है और पहले भी एक दो बार अटेम्प्ट कर चुका है बी के रेफरेंस में, तो ये रेलेवेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी स्टेट ऑफ माइंड का एविडेंस दिया जाएगा कि किसी पर्सन के पास नॉलेज है या फिर किसी पर्सन के पास गुड फेथ है या उसका इंटेंशन है, तो जो पर्टिकुलर इशू है उसी के रेफरेंस में होगा। जनरल हैबिट क्या है उस पर्सन की, उसके रेफरेंस में नहीं होगा। Explanation 2. But where upon the trial of a person accused of offense, the previous commission by the accused of an offense is relevant within the meaning of this section, the previous conviction of such person shall also be relevant fact. एक्सप्लेनेशन 2 कहता है जब भी कभी किसी पर्सन का प्रीवियस कमीशन ऑफ ऑफेंस रेलेवेंट होगा, कि मतलब कोई अक्यूज्ड है जो पहले भी ऑफेंस कर चुका है, तो उस प्रीवियस कमीशन ऑफ ऑफेंस को प्रूव करने के लिए उसके प्रीवियस कन्विक्शन का एविडेंस दिया जा सकेगा कि हाँ ये पर्सन पहले भी कन्विक्ट हो चुका है, इसने पहले ऑफेंस किया था, इसलिए इस चीज़ का भी एविडेंस दिया जा सकेगा। Illustration A. A is accused of receiving stolen goods. Knowing them to be stolen, it is proved that he was in possession of a particular stolen articles. The fact that at the same time he was in possession of many other stolen articles is relevant, as tending to show that he knew each and all of the articles of which he was in possession to be stolen. इलस्ट्रेशन ये कह रहा है कि ए को अक्यूज़ किया गया कि उसने स्टोलन प्रॉपर्टी जानते हुए कि वो स्टोलन है उसको रिसीव कर लिया। अब ये प्रूफ किया जाता है कि उसके पास और भी स्टोलन आर्टिकल्स हैं, तो ये फैक्ट कि उसके पास उसी सेम टाइम पर और भी स्टोलन आर्टिकल्स थे ये रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ये स्टेट ऑफ माइंड दिखा रहा है कि उसके पास नॉलेज है इस बात की कि जो आर्टिकल्स उसके पास हैं वो स्टोलन हैं। इलस्ट्रेशन बी कहता है ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडलेंटली डिलीवरिंग टू अनदर पर्सन अ काउंटरफीट करेंसी विच एट द टाइम व्हेन ही डिलीवर्ड इट ही न्यू टू बी काउंटरफीट। द फैक्ट दैट एट द टाइम of its delivery, A was possessed of a number of other pieces of counterfeit currency is relevant. The fact that A had been previously convicted of delivery to another person as genuine a counterfeit currency, knowing it to be counterfeit, is relevant. A accused है कि उसने fraudulently जेन्युइन करेंसी समझकर काउंटरफीट करेंसी को दूसरे पर्सन को डिलीवर किया है, और ये फैक्ट कि उसके पास और भी काउंटरफीट करेंसी है ये रेलेवेंट हो जाएगा। और जो प्रीवियसली उसका कन्विक्शन हुआ है कि वो पहले भी एज अ जेन्युइन काउंटरफीट करेंसी ट्रांसफ़र कर चुका है वो भी रेलेवेंट हो जाएगा, ये दिखाने के लिए कि उसके पास नॉलेज है कि उसके पास काउंटरफीट करेंसी है। Illustration C. A sues B for damage done by a dog of B's which B knew to be ferocious. The fact that the dog had previously bitten XYZ and that they had made complaint to B are relevant. तो A ने B को स्यू करा कि जो डैमेज कॉज किया गया है B के डॉग के द्वारा, और B जानता है कि वो जो डॉग है उसका वो फेरोशियस है, ख़तरनाक है। तो क्या होता है कि फैक्ट ये है कि एक्स वाई और जेड को भी पहले उसके डॉग के द्वारा काटा जा चुका है, और ये बात क्या है बी को पता है क्योंकि पहले भी कंप्लेन किया जा चुका है, बी को बताया जा चुका है। तो ये रेलेवेंट हो जाएगा ये बताने के लिए कि बी को नॉलेज है इस बात की कि उसका जो डॉग है वो फेरोशियस है। इलस्ट्रेशन जी. A is sued by B for a piece of work done by B upon a house of which A is owner. A को स्यू करा गया B के द्वारा, क्यों किया? क्योंकि B ने काम किया था A के घर पर। बाय द ऑर्डर ऑफ C अ कॉन्ट्रैक्टर, किसके ऑर्डर पे काम करा B ने? कॉन्ट्रैक्टर के ऑर्डर पे काम करा B ने A के घर पर।
अब जब बी ने ए को स्यू करा तो ए ने ये डिफेंस लिया, एज डिफेंस इज दैट बी इज कॉन्ट्रैक्ट विद सी, कि जो बी का कॉन्ट्रैक्ट है वो सी के साथ है। क्यों? क्योंकि सी के ऑर्डर पर बी ने ए के घर पे काम किया। द फैक्ट दैट ए पेड सी फॉर द वर्क इन क्वेश्चन इज़ रेलिवेंट, ये फैक्ट है कि ए ने सी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको काम के लिए पैसे दिए थे, पे किया हुआ था, ये रेलिवेंट हो जाएगा। क्या प्रूफ करने के लिए? एज प्रूविंग दैट ए डिड इन गुड फेथ मेक ओवर टू सी द मैनेजमेंट ऑफ द वर्क इन क्वेश्चन so that C was in the position to contract with B on C's own account. ये प्रूफ करने के लिए कि ए का गुड फेथ है और ए ने जब सी को पे करा, सी कॉन्ट्रैक्टर है, और जब सी को पे करा तो वो इसलिए करा क्योंकि वो मैनेजमेंट करे पूरा काम का, और सी इस पोजीशन में हो कि वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके और बी को काम पे लगा सके ए के घर पे। तो ए ने ये बोला कि मैंने सी को पे करा है, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को पे करा है, और जो ये बी है जो ए को स्यू कर रहा है वो ए का एजेंट नहीं है। सी ने जो काम पे लगाया बी को वो उसने अपने अकाउंट पर लगाया है। तो ये जो ए ने पे करा है सी को मैनेजमेंट के लिए, ये दिखाता है कि ए का क्या था, गुड फेथ था, स्टेट ऑफ माइंड था, और बी क्या है, बी ए का एजेंट नहीं है। गाइस, हम लोगों ने कुछ स्टेट ऑफ माइंड के इलस्ट्रेशंस रीड करे हैं, अब कुछ स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडली फीलिंग के इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन एल कहता है द क्वेश्चन इज वेदर एज डेथ वॉज कॉज्ड बाय पॉइजन, द स्टेटमेंट मेड बाय ए ड्यूरिंग हिज इलनेस एज टू द सिम्टम्स आर रेलिवेंट। क्वेश्चन ये है क्या ए की डेथ पॉइजन की वजह से हुई है? तो जो भी ए के द्वारा स्टेटमेंट दिए गए उसकी इलनेस से जुड़े सिम्टम्स को जो वो बता रहा था और अपनी हेल्थ का बता रहा था कि वो क्या सिम्टम्स महसूस कर रहा है, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा उसकी बॉडीली फीलिंग दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी स्टेटमेंट कब दिया गया है? जब वो बॉडीली फीलिंग एग्जिस्ट कर रहा था। Illustration M. The question is what was the state of A's health at the time when an assurance on his life was affected. Statement made by A as to the state of his health at or near the time in question are relevant facts. तो इस क्वेश्चन ये है कि ए की हेल्थ क्या थी जब उसने अश्योरेंस लिया, लाइफ इंश्योरेंस लिया। तो जो भी स्टेटमेंट ए के द्वारा उसकी हेल्थ से रिलेटेड किए गए उस समय जिस टाइम की उसकी हेल्थ रेलेवेंट है उसके आसपास, तो जो भी स्टेटमेंट दिए गए, जैसे उसने अपने फ्रेंड को बताया उसकी हेल्थ के बारे में, सपोज़ ए लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है और जहाँ पर वो इंश्योरेंस ले रहा है वहाँ पे वो बता रहा है कि उसकी हेल्थ अच्छी है, और वो कहीं और उसी समय पे अपने दोस्त से कह रहा है, लेटर लिख के कह रहा है कि मैं बीमार हूँ, तो वो जो स्टेटमेंट जो उसने अपने दोस्त को बोला कि वो बीमार है वो रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो उसी समय का है जिस समय की उसकी स्टेट ऑफ हेल्थ रेलेवेंट थी, प्लस उसने वो स्टेटमेंट भी उसी समय दिया जिस समय वो उसकी स्टेट ऑफ हेल्थ एग्जिस्ट कर रही थी। सेक्शन 13 फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। When there is a question whether an act was accidental or intentional or done with a particular knowledge or intention, जहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि जो एक एक्ट हुआ है वो एक्सीडेंटल हुआ है या इंटेंशनली किया गया है, या फिर किसी पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन के साथ वो एक्ट किया गया है। द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस in each of which the person doing the act was concerned is relevant. जो एक्ट है वो क्या है? वो सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस का पार्ट है। जो एक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो एक्सीडेंटल है और या फिर वो इंटेंशनल है, वो किसका पार्ट है? वो सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस का पार्ट है। और जो पर्सन है जो एक्ट कर रहा है वो पूरी सीरीज़ में इन्वॉल्व है, तो ये रेलेवेंट हो जाएगा।
इलस्ट्रेशन ए कहता है ए इज अक्यूज्ड ऑफ burning down his house in order to obtain money for which it is insured. The fact that A lived in several houses successively, each of which he insured, in each of which a fire occurred, and after each of which fires A received payment from a different insurance company, are relevant as tending to show that the fire were not accidental. ए अक्यूज्ड है कि वो क्या करता है, अपने घर जला देता है और हर घर का इंश्योरेंस होता है। घर जलाने के बाद वो इंश्योरेंस मनी लेता है और ये वो ऐसा लगातार करता है, सक्सेसिवली करता रहता है और डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेता रहता है। तो ये फैक्ट्स सिमिलर अकरेंस क्या हो गया यहाँ पर कि घर जल रहे हैं और फिर से वो पैसा ले रहा है, फिर इंश्योरेंस करवा रहा है, फिर घर जल रहे हैं, ये सिमिलर अकरेंस हो गया। जो ए पर्सन है वो हर एक्ट में इन्वॉल्व है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये फैक्ट ये बता रहा है कि जो एक्ट हुआ है वो इंटेंशनली किया गया है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि बार बार घर जलना, बार बार इंश्योरेंस मनी लेना, फिर इंश्योरेंस करवाना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। पर्सन का इंटेंशन है ऐसा करने का। इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है, ए इज़ एम्प्लॉयड टू रिसीव मनी फ्रॉम द डेटर्स ऑफ बी। तो जो भी बी के डेटर्स होते थे उनसे ए क्या करता था, पैसे लेता था। इस चीज़ के लिए ए को एम्प्लॉयड किया गया था। ए की ड्यूटी क्या थी, इट इज़ एज ड्यूटी टू मेक एंट्रीज इन अ बुक शोइंग द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम। ही मेक्स एन एंट्री शोइंग दैट ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन ही रिसीव लेस अमाउंट देन ही एक्चुअली डिड रिसीव। तो यहाँ पर उसको पैसा लेना होता था जो भी ए के डेटर्स होते थे और इस चीज़ की एंट्री उसे करनी होती थी अपनी बुक में। पर्टिकुलर ओकेजन पे ये एंट्री करी उसने कि जितना पैसा उसने लिया उससे उससे कम उसने की एंट्री करी। मतलब अगर उसने 500 लिया तो उसने दिखाया कि उसने 100 ही रुपए लिए हैं एंट्री में। द क्वेश्चन इज वेदर दिस फॉल्स एंट्री वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। सवाल ये उठता है कि जो ये गलत एंट्री उसने करी, जो उसमें दिखाया गया कि कम पैसे उसने लिए हैं, ये जानबूझ के करा उसने, इंटेंशनली करा, या एक्सीडेंटल हो गया, ह्यूमन एरर हो गया। The fact that other entries made by A in the same book are false. ये फैक्ट है कि जो उसने सेम बुक में एंट्री करी थी और एंट्रीज करी गई थी वो भी फॉल्स थी। तो ये क्या दिखाता है, और हर एंट्री ए के ही फेवर में थी। मतलब कि उसने ज़्यादा पैसा रिसीव किया था एक्चुअली में, बट कम अमाउंट दिखाया हुआ था और जिससे उसका फेवर हो रहा था, उसका फ़ायदा हो रहा था। ये रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, ये उसका इंटेंशन था ऐसा करने का, एक्सीडेंटल ऐसा नहीं हुआ है। ये इंटेंशन था कि उसने बार बार फॉल्स एंट्री करी है और ज़्यादा पैसा रिसीव करा है। Illustration C. A is accused of fraudulently delivering to B a counterfeit currency. The question is whether the delivery of currency was accidental. The fact that soon before or after the delivery to B, A delivered counterfeit currency to C, D, and E are relevant as showing that the delivery to B was not accidental. तो ए अक्यूज्ड था कि उसने फ्रॉडुलेंटली बी को काउंटरफीट करेंसी क्या करी है, डिलीवर करी है, और उसने क्या किया था, सी और डी और ई को भी डिलीवर करी हुई थी। तो इससे क्या शो होता है कि ये एक्सीडेंटल नहीं था, ये इंटेंशनल था। Section 14. Existence of course of business when relevant. When there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact. जब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या पर्टिकुलर एक्ट किया गया है, तो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, एक प्रोसीजर है, और वो हर एक एक्ट जो उसका हिस्सा है वो रेलेवेंट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, इलस्ट्रेशन ए क्या कहता है, वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वॉज डिस्पैच्ड, द फैक्ट दैट इट वॉज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल द लेटर
put in a certain place to be carried to the post and that a particular letter was put in that place are relevant. क्वेश्चन ये है कि क्या पर्टिकुलर जो लेटर है वो डिस्पैच हुआ है। तो जब भी किसी लेटर को डिस्पैच करना होता है तो क्या करना होता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है कि हम जाते हैं और उसको प्लेस कर देते हैं जहाँ से उसे पोस्ट किया जाता है। तो वहाँ पर जब उसको पोस्ट कर दिया गया है तो ये रेलेवेंट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है, द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए। एक लेटर है, क्या ए को मिला है। द फैक्ट दैट इट वॉज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स एंड वॉज नॉट रिटर्न थ्रू द रिटर्न लेटर ऑफिस आर रेलिवेंट। तो क्या लेटर ए को मिला है, फैक्ट क्या है कि अगर नहीं मिला होता है तो क्या होता है, लेटर वापस आ जाता है, रिटर्न लेटर ऑफिस से वापस आ जाता है। नहीं आया है तो ये क्या हो गया, ये रेलेवेंट हो गया। द फैक्ट दैट इट वॉज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स एंड नॉट रिटर्न थ्रू द रिटर्न लेटर ऑफिस इरेलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर नहीं पहुंचा होता तो वापस आ गया होता। नहीं आया है इसका मतलब पहुंच गया होगा। तो ये सेक्शन नंबर 14 में क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। थैंक यू।